अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसी अपडेट है जो आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एसएफआईओ के क्लेमेंट्स हों जिन्होंने एसएफआईओ के क्लेम फॉर्म भरा है और ये 13,000 का जो क्लेम फॉर्म आपने जो सबमिट किया है, एफिडेविट जो दिया है अपने जो एसएफआईओ को, ख़ासकर जो है ये जो लोग गलत फहमी में है 31 नवंबर 2022 से पहले की उन जो लिस्ट में उनका सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट जो दी गई है 580 क्रोस का जो लिस्ट दी गई है, और नौहरा शेख को अभी जो एमए में जो एमए है 2227/2024 का एमए में है, वहाँ पे एक बेल का जो है कुछ उसको एक्सटेंशन दिया गया है सरेंडर करने के लिए, उस मामले को लेकर के कि लोग जो है गलत फहमी में है कि 580 करोड़ जो पैसा अगर जमा हो गया, नौहरा शेख ने अगर जमा कर दिया तो उन लोगों को पैसा मिल जाएगा। और उन लोगों को ये भी गलत फहमी है, चलो 580 करोड़ नहीं जमा होते, ऑलरेडी ईडी के पास करीब करीब 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो लिक्विडेशन हो जाएगी और ईडी इन लोगों के अकाउंट में पैसा दे देगी। हालांकि आप लोग अपने अपनी मर्जी का आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये पागल फरहान रशीद कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, एक बार मेरी बात थोड़ा गौर फिकर करके सुन लीजिएगा। सुनने से कोई नुकसान थोड़ी होगा, सुनने से आपको शायद मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो रिपोर्टर एक्स न्यूज आपका पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचा सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके एड्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप अपनी ब्रांड को नए लोगों तक ले जा सकते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें अभी कांटेक्ट करें 9154934318 पर। आपका सपोर्ट ना सिर्फ आपके बिजनेस को ग्रो करेगा बल्कि हमें भी अपना काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का मौका देगा। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज तो चलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी मैं आपको पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, हालांकि 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर ये आया है कि रेस्पेक्टिव स्टेट को जो है वापस जो है वहाँ की स्टेट जो है एज पर लॉ कार्रवाई करने के लिए जो भी एफआईआर्स हैं वो एफआईआर्स के ऊपर और नए जो भी एफआईआर्स आते हैं उन तमाम चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन करना है, और हर चीज़ का जो है वापस पे जो है नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पे जो है कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। हालांकि नौहरा शेख जो है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उसकी दलील ये थी, उसका ये कहना था कि ये केस जो है एसएफआईओ की जांच एजेंसी जो है उसके अंडर में आता है और वो एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी जो कि कंपनीज एक्ट के तहत होता है। नौहरा शेख ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये वजह से गई थी। लेकिन 18 अक्टूबर 2024 को क्योंकि नौहरा शेख जो है 580 करोड़ नहीं जमा कर पाई, वो केस जो है डिसमिस हो गया, यानी कि डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। डिसमिस गलत वर्ड हो जाएगा, टेक्निकली डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये रिट पिटीशन डाला था, उस रिट पिटीशन में उसको भी इसमें रिलीफ मिला है, जो कि इसमें पार्टी इन पर्सन कर्नाटका स्टेट भी थी जो रेस्पोंडेंट्स थे और इसमें एसएफआईओ भी थी, इसमें ईडी भी थी, इसमें मुंबई की ईओडब्ल्यू, महाराष्ट्र ईओडब्ल्यू, केरला गवर्नमेंट, ये तमाम लोग थे उसमें शामिल थे, और दूसरे भी स्टेट के कुछ गवर्नमेंट्स को भी उसमें शामिल किया गया था। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख की बात यह थी कि जितने भी लोग इन्वेस्टर्स हैं वो जो है उनके साथ अगर कोई गलत हुआ है तो वो कंपनीज एक्ट के तहत गलत हुआ है, ना कि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ऑर्डर में नहीं लिखा है, ये थोड़ा टेक्निकली थोड़ा इशू हुआ है हम लोगों को, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसएफआईओ के
आगे को जो है कंपनीज एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने को बोला। साथ के साथ स्टेट्स को भी पावर्स दे दिया कि आप जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अब बात ये आती है, जब ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत नौहरा शेख जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस दौरान में बहुत कुछ जो है हुआ। और वो जर्नी में मैं भी था, जब सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख गई थी, मैं भी वीडियो बनाया करता था। मेरा डे वन से स्टैंड ये था कि ये जो है, अगर लोगों को इंसाफ चाहिए, हक हलाल का पैसा चाहिए, इन्वेस्टरों को पैसा चाहिए, तो वो डिपॉजिटर्स के तहत उनको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत होती है, उसके सपोर्ट में जाना है और वहां पे अपना एप्लीकेशंस देना है। लेकिन हुआ क्या कि नौहरा शेख जो है पता नहीं कैसे लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई और लोग उसके जाल में फंस गए। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कहीं ना कहीं SFIO के तरफ जो है रुख मुड़ने लग गया। तो हमारे तरफ से, इन्वेस्टरों की तरफ से कोई लॉयर ऐसा कुछ खास नहीं था। अब उस बीच में एक फ्री का चक्कर था। वो ये फ्री का चक्कर था कि जो हैदराबाद से शहबाज अहमद खान हैं, वो हालांकि वो पॉलिटिशियन हैं और वो साहब जो है अपना पर्सनल दुश्मनी तो निकाल रहे थे, ये मुझे साफ पता था। मैंने इससे पहले भी वीडियो में ज़रूर बताया है इसके बारे में। अब लोग जो है फ्री के चक्कर में चले गए और FIR तो हुई, लोगों का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, FIR से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन SFIO में थोड़ा बहुत लोग जो है भटक गए। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्री के चक्कर में, जो एसोसिएशन के चक्कर में जो लोग गुमराह हो गए और SFIO की तरफ रुख मुड़ गए। और यहाँ पे क्या था, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था उसी टाइम पे। यहाँ पे कर्नाटका की गवर्नमेंट की पब्लिक नोटिस भी है जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत है, उसके बारे में भी मैं बात बता रहा हूँ। मोटा मोटा बात यह है कि इस वीडियो में मैं एक कुछ टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं कि SFIO के लोग जो है, जो क्लेम्स किए हैं, 13,000 इन्वेस्टर्स जितने भी लोग हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट में वेरीफाइड लिस्ट बताया जाता है, उन लोगों को कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताने हैं कि उन्होंने गलत ट्रेन पकड़ी है और वो गलत फहमी में है। ये मैं उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। इससे पहले 2021-22 में भी मैंने ये बताया था। जब SFIO की तरफ लोग जाना चाह रहे थे, मैंने उनको जब एजुकेट करने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, जबरदस्ती का मुझे लोग जो है दबाने की कोशिश की। हालांकि इसमें शहबाज अहमद खान भी मुझे दबाने की कोशिश की, नहीं नहीं हम SFIO जाएंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, लोग जो है इनके तरफ हो चुके हैं, आधे और आधे जो है 90% नौहरा शेख की तरफ थे और 10% शहबाज अहमद खान की तरफ थे। और दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ जो है आंखों में पर्दा, कानों में ढक्कन भरा जो है लगा हुआ था। जी हाँ, जो शहबाज अहमद खान को फॉलो कर रहे थे उनके भी आंखों में पर्दा और कानों में ढक्कन था। जो नौहरा शेख को फॉलो कर रहे थे उनके भी आंखों में पर्दा और कानों में ढक्कन था। और मैं बहुत बार कोशिश की बोलने की, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि लोग जो है मुझे बदनाम करने पे तुले हो गए और लोग मुझे जो है गालियां बरसने लगे। दोनों तरफ से मेरे दुश्मन बन गए, चाहे शहबाज अहमद खान को जो फॉलो कर रहे थे या एंटी वाले कहो जिसको कहते हैं, वो लोग भी मेरे खिलाफ, और जो प्रो हीरा कहते हैं वो भी मेरे खिलाफ थे। और मैं शुरू से आखिर तक आज भी मेरा वही स्टैंड है और आगे भी यही रहेगा कि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ही इन्वेस्टरों को इंसाफ मिलेगा। अब बात यह है कि यहाँ पे SFIO जाना करके शहबाज अहमद खान और इनकी जितने भी लोग हैं, वो लोग उनकी बातों में आए और वहां गए। हालांकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ नुकसान भी है, उसमें कुछ फायदा भी है। उसमें फायदा यह है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन से कोई नुकसान नहीं था हम लोगों को। लेकिन हमें पैरेलली एक एक्स्ट्रा काम करना चाहिए था, जो उसी वक्त करना चाहिए था। वो है डिपॉजिटर्स एक्ट का हमें फॉलोअप भी करना चाहिए था, जो कि हमने कर्नाटका में फॉलोअप जरूर किया। और कर्नाटका में फॉलोअप करने का नतीजा यह है कि कर्नाटका के स्टेट में ऑलरेडी डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत केस की सुनवाई होके ऑलरेडी जो है लोगों का क्लेम फॉर्म एज पर एक्ट ले चुकी है कर्नाटका की गवर्नमेंट।
लेकिन ये तेलंगाना और महाराष्ट्र में, क्योंकि देखिए तेलंगाना में हेड ऑफिस है, ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ऐसी एक पब्लिक नोटिस डाले जैसा कर्नाटका में हुआ था, और जैसे ईओडब्ल्यू मुंबई में होना था वो नहीं हुआ। जो डिपॉजिटर्स एक्ट, एमपीआईडी एक्ट कहो या टीपीआईडी एक्ट कहो, सेक्शन 7 इसमें लगना ज़रूरी था। उस समय अगर लगता तो बहुत फायदे में रहते। जो नौहरा शेख के खिलाफ जो एंटी वाले थे वो बहुत फायदे में होते। ये मैं बार बार समझा रहा था कि ये काम जो हमें कल परेशानी आएगी वो आज ही कर लेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। लोग मेरी नहीं सुने, अब मुंबई के याजूद माजूद की बात सुनने लग गए। तो आज जो मैं आपको ये वीडियो में इतनी कहानी बनाने की का मकसद ये है, मुझे जो लोग जो है ब्लैकमेलर का टैग लगा रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, उन लोगों को मैं जवाब में बताना चाह रहा हूं कि SFIO वाले गलत ट्रेन पकड़ के रखे हुए हैं, जो मैं शुरू से कह रहा हूं। अब बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था तो कर्नाटका दुबई के अंदर तो नहीं है, सऊदी के अंदर तो नहीं है, ना मलेशिया के अंदर है, ना अमेरिका में है, ना लंदन में है, वो तो इंडिया के अंदर है। तेलंगाना भी इंडिया के अंदर है, महाराष्ट्र मुंबई भी इंडिया के अंदर ही है, सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया के अंदर ही है। तब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मसला चल रहा था तो कर्नाटका में ऐसा कानून कैसे लग गया, और कर्नाटका में लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये सेक्शन कैसे लग गया, जहां पे सबसे पहला हक जो है डिपॉजिटर्स को दिया जाता है, यानी कि इन्वेस्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, पहला हक उनको दिया जाता है सेक्शन 7 के तहत। और जब SFIO के कंपनीज एक्ट में जाएंगे उनको थर्ड प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि उनका नंबर तीसरा आता है। ईडी के PMLA एक्ट के तहत जाएंगे तो उनका नंबर तीसरा आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है, हम लोगों को इतना आसानी से पैसा मिलने वाला नहीं है। जब ये हमें पहले से पता है 2020-2021 से, क्योंकि मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ इतने सालों से, तो मैंने बीच में क्या किया कि ये लोग सुनने वाले नहीं है, वक्त आने पर फिर से मैं लोगों को जगाने के लिए आऊंगा और इन लोगों को बताऊंगा कि पागल फरहान रशीद सच बोल रहा था, तब भी सच बोला, आज भी सच बोलेगा, कल भी वही बोलेगा। तो इसलिए मैं ये आज मजबूरन ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। और याजूद माजूद जो दोनों लोग हैं मुझे जो है पागल बनाने में तुले हुए हैं, मुझे ब्लैकमेल का टैग लगाने में तुले हुए हैं। और आज तो हद हो गई। यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा जहाँ पे वीडियो अपलोड के रेट्स डाले गए हैं। अब ये तो हमारी जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया में हम सब लोगों को जो है व्हाट्सएप पे भी डालते हैं, मेरे पर्सनली जो है क्या स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में भी डालता हूँ, मेरे व्हाट्सएप के, मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के पोस्ट में भी डालता हूँ। और जाहिर सी बात है, मैंने जो जो लोग मुझे कांटेक्ट किए उन लोगों को भी मैंने भेजा, बराबर। मैंने अपना क्योंकि मेरा बिजनेस है भाई। फरहान रशीद एक आप .com जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, डिजिटल मार्केटिंग का मेरा बिजनेस है। तो YouTube में कोई वीडियो बनाने के लिए मुझे आता है, कांटेक्ट करता है, तो हमारा ये रेट है और मैं बिजनेस करता हूँ। अब उसमें कुछ किसी को डिस्काउंट चाहिए तो वह हमारे से फ़ोन करके बात कर सकता है, हम उनको डिस्काउंट देते हैं। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि इसके लिए हमें नौहरा शेख के एजेंट, उसको आयशा भी कहा जाता है, सनाया भी कहा जाता है, उसने जब कांटेक्ट की तो हमें जो है एक 40,000 का ऑफर ज़रूर आया था। इसी यूट्यूब चैनल में हमने उसको एक्सपोज भी किया था, हमने ठुकरा दिया। तो हमने उनका वीडियो तो लिया नहीं, हमने नौहरा शेख के फेवर में बात करने वाली कोई भी वीडियो बनाने के लिए पैसा नहीं लिया, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, बराबर। नौहरा शेख के खिलाफ में हम बार बार बोलते आ रहे हैं, बार बार बोलते आ रहे हैं, हम बोलते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि नौहरा शेख के खिलाफ बोलने के लिए हमने ये रेट के हिसाब से अगर पैसा ले भी लिया, अगर हमने लिया है तो कोई प्रूफ करके दिखा दे कि हमने लिया है। मान लो कि हमने ले भी लिया, तब भी हमारे से कोई गलती नहीं हो रही है, क्योंकि हम नौहरा शेख के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। और मेरा कहने का मतलब है, कर्नाटका में जब डिपॉजिटर्स एक्ट लग सकता है और ये न्यूज़पेपर में सेक्शन 7 लग सकता है, ये पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, तो SFIO का जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें सेक्शन 7 का जो डिस्क्लेमर होता है वो नहीं लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। उन्होंने एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बोल के न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दी थी।
तो यहाँ पे हम लोगों को कल जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ये मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। जो मैं आज से नहीं 2020-21 से भी बोल रहा हूँ, 22 में भी बोला हूँ, 23 में भी बोला हूँ, 24 में भी बोल रहा हूँ, तो मैं 25 में भी यही बोलूंगा। और 25 में क्या होना है वो भी क्या होने वाला है वो भी इसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, ये बात को बतंगड़ बना रहे हैं, ग्रुप में शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फरहान रशीद बिक गया। अरे नौहरा शेख के खिलाफ की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं कैसे बिक गया भाई? नौहरा शेख के खिलाफ अभी भी आवाज उठा रहा हूं, तो कैसे बिक गया भाई? बराबर ना? तो अब जो है टेक्निकल पॉइंट की बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि हम लोग जो है, जो ईओडब्ल्यू है मुंबई की, महाराष्ट्र की, उनको तेलंगाना की स्टेट की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सीसीएस का हो या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हो, इन लोगों के ऊपर हमें प्रेशर बना के रखना है और तभी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, पैसा मिलेगा। जब ये कर्नाटका में ऐसा हो सकता है, तेलंगाना में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? चलो किसी ने कह दिया कि चलो ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसलिए हम जो है पहले देखते हैं वहां से क्या नतीजा निकल के आता है। तो हम जो है इसके पीछे 7 साल बर्बाद कर दिए, बराबर। लेकिन कर्नाटका में तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट जो है 24/12/2020 में ही काम हो गया था ये पब्लिक नोटिस। जनवरी 24 जनवरी 2021 तक इसकी डेट थी, जो जिनको भी जो है क्लेम फॉर्म भरना था कर्नाटका में। तो आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी उसकी बनाई थी, एक बार नहीं 2-3 मरतबा बनाई थी। तब भी लोग जो है मुझे बदनाम करने के लिए आए थे, ये आप लोगों को मिसलीड कर रहा है, ये इसकी बात मत सुनो, हम फ्री का काम कर रहे हैं, इसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मत जाओ। मैं तो YouTube में वीडियो बना के फ्री में ही आप लोगों को जो है गाइड कर रहा हूँ, बराबर। इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप मेरा फ्री में वीडियो देख रहे हैं और एडवाइस अगर पसंद आई तो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि SFIO वाले जो है गलत ट्रेन पकड़े हैं। आपको तेलंगाना की स्टेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तहत ऐसा एक पब्लिक नोटिस अभी तक क्यों नहीं इश्यू हुआ, उस पर आवाज उठानी है। ईओडब्ल्यू मुंबई ने अभी तक ऐसी पब्लिक नोटिस मुंबई में क्यों इश्यू नहीं किया, उस पर आवाज उठानी है। महाराष्ट्र में आपको ऐसी एक पब्लिक नोटिस अभी तक क्यों इश्यू नहीं हुए, जब कर्नाटका में हो सकता है, उस पर आवाज उठानी है, ताकि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को दी जाती है। आप लोगों को प्रोटेक्शन कौन सा लॉ करता है? वो डिपॉजिटर्स एक्ट करता है। तो मेरा ये मोटा मोटा बात है। अब ये याजूद माजूद मुंबई वाले कहते हैं ये हम जो है बाद में देखेंगे, ये आज नहीं देखेंगे, हम ये इसको बाद में देखेंगे। अरे 7 साल हो गए, तुम बाद में कब देखोगे? हमने 7 साल घिस दे। अभी मोटी मोटी टेक्निकल और एक चीज बताता हूं, ईडी में और SFIO में मेजर क्या है कि इनको कोई टाइम नहीं होता। ये 10 साल भी लगा सकते, 20 साल भी लगा सकते, 50 साल भी लगा सकते आपका पैसा वापस करने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी ठीक है, उनको ऑर्डर इशू होने के बावजूद टाइम लग सकता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत, चाहे वो ईओडब्ल्यू MPID एक्ट का हो या तेलंगाना की TPID एक्ट हो या कर्नाटका की KPID एक्ट हो, इसमें फर्क क्या है कि इनको जो है 1 ईयर का टाइमलाइन रहता है, उसके हिसाब से उनको पैसा लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, पैसा उनको उस हिसाब से देना पड़ता है। तो क्या हम ये वक्त जो है बर्बाद किया उसको हम कम नहीं कर सकते थे? क्या हमने ट्रेन गलत नहीं पकड़ी मेरे भाइयों बहनों? हमको जब कर्नाटका में लोगों ने जो है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों ने जो है ट्रेन सही से पकड़ी है, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना के लोगों ने ट्रेन गलत पकड़ी तो क्यों पकड़ी? कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? क्या इसमें याजूद माजूद का हिस्सा नहीं है? क्या याजूद माजूद मुंबई वाले इसकी जिम्मेदार नहीं है? अब वो लोग जो भी कहें, मैं उन लोगों के लिए एक बात बता देता हूं, सलाह देता हूं कि आप लोग आज अगर सुधरे नहीं, आज अगर आप सच बोल करके लोगों से माफी नहीं मांगोगे, तो फरवरी के बाद 11 फरवरी 2024 के बाद आप क्या जवाब दोगे मेरे भाई? क्या जवाब दोगे आप? क्या आपके पास कोई जवाब होगा जब पब्लिक जो है बाटा के शोरूम में जाएगी? पता है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बाटा के शोरूम में जाएगी पब्लिक, आप लोगों के पास सवाल करेगी। आप लोगों ने SFIO में हमें भेजा, अफिडेविट बनाई, इतना खर्चा कराया, आपने कंडोनेशन ऑफ डिले कराए, ये तमाम चीजें कराई, हमको क्यों जो है गलत ट्रेन पकड़ा है?
हालांकि आप लोग गलत ट्रेन पकड़ाने की वजह से चंद लोगों को मुझे लास्ट मंथ जो है कुछ एफिडेविट्स बनाने के लिए उनको भेजना पड़ा, क्योंकि मैं उसमें कुछ काम करना चाह रहा था। एक एडिशनल एफिडेविट उनके थ्रू भेजना चाह रहा था SFIO को, और डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत इस केस को डाइवर्ट करना चाह रहा था, जो सही चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेस हुए हैं, क्योंकि हमने SFIO को 2 एफिडेविट्स भेजी हैं। एक तो जो उन्होंने बोला था वो एक मेरे बनाए हुए तरीके से, हालांकि उनको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया, मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया उसको एफिडेविट बनाने के लिए। उन्होंने खुद नोटरी वाले के पास गए और वहाँ से बना लिए। उनको शायद कुछ 800 रुपये तक का एवरेज एक्सपेंसेस आए पर हेड। गए कुछ लोग सबमिट कर दिए हैं, लेकिन उनका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, अब उसके लिए हमें काम करना है, जो इंशाल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी मदद करूंगा। इसमें से चंद लोग फ्री में भी आए मेरे पास, चंद लोग पैसा दे के भी आए, 300 रुपये दे के। देखिए, अगर मैं सुबह से शाम तक अगर किसी की खिदमत करूंगा, जाहिर सी बात है मैं फ्री में तो नहीं करूंगा, मैं तो पैसे लेकर ही करता हूं, क्योंकि मेहनत करके पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं है। चाहे वो इस्लामिक के हिसाब से सोचो या इंडियन लॉ के हिसाब से, शरिया लॉ के हिसाब से सोचो या इंडियन लॉ के हिसाब से सोचो, कोई भी कानून जो है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पैसा ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या मैंने उनको सही गाइडेंस दी या नहीं है, बराबर। तो वो लोगों को मैंने सही गाइडेंस देने की कोशिश की और करता रहूँगा। उनको जो है आखिरी डेट तक भी उनके साथ ही रहूँगा, जब तक उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुँच जाता। अब इस बात को लेकर के ग्रुपों में जाके मेरे ऊपर पागल का टैग लगाना, ब्लैकमेलर का टैग लगाना, ये क्या बेहूदी बात है भाई। याजूद माजूद आप क्या कर रहे हैं। अब ये पोस्टर जो है से आप लोग शेयर कर रहे हैं 45,000 वाला, अब क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी पोल खुल गई, आपकी पोल खुल गई कि आप नौहरा शेख की जो एजेंट है आयशा, उनके साथ आपकी बातें चलती रहती है, और माजूज नौहरा शेख की चाय की दुकान में जाके चाय पी के आता है 25 की। अब ये बताना चाह रहे हैं, और आप आयशा से बात करते रहते हैं याजूज। अब ये बताना चाह रहे हैं ये पोस्ट शेयर करके लोगों को। हालांकि इसमें मेरा ही फायदा है भाई, ये मार्केटिंग करके दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मेरा बिजनेस का आप मार्केटिंग करके दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरी बात पागल कुछ बोल रहा है उसको तो सुन लो। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी काम नहीं कर रही मुंबई में और तेलंगाना में, कर्नाटका में तो सही काम कर रही है। मैं उसके पीछे वजह बताता हूँ कर्नाटका में ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम IMA का केस लड़ रहे थे, उस टाइम पे हमने जब हाई कोर्ट गए थे डायरेक्शंस के लिए, उसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी नाम हमने उस पिटीशन में डाला था। हमने हीरा ग्रुप का, हालांकि उसमें मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हमारी पब्लिक उसकी सपोर्ट में थी, IMA के इन्वेस्टर्स की पब्लिक उसके सपोर्ट में थी, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस हैं, एक में हमारा डायरेक्ट है कनेक्शन, एक किसी और का कनेक्शन है इसमें, ठीक है। उस पिटीशन को हमने सपोर्ट किया क्योंकि वो हमारे लिए फेवरेबल था, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है हमने कोर्ट में डायरेक्शंस ये करवाए थे कि ये डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड केस होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट को हर महीना बताना चाहिए कि हमारा पैसा कब मिलेगा और इसकी कितनी रिकवरी हुई है, कितना इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दिया, कितनी प्रॉपर्टी का पैसा इनके बैंक अकाउंट में आया, कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया। ये रिपोर्ट हर महीना हाई कोर्ट को देना पड़ता है। इसमें हीरा गोल्ड का नाम है, इसमें इंजाज का नाम है, इसमें IMA का नाम है, इसमें आला का भी नाम है, इसमें चंद दूसरे कंपनियों का भी नाम है उस हाई कोर्ट की पिटीशन में। इसलिए हीरा का भी फायदा हो गया उसमें। इसीलिए कर्नाटका में डिपार्टमेंट जो है खामोश नहीं बैठी थी, वो काम कर रही थी। लेकिन महाराष्ट्र में और तेलंगाना में मैं ये बता रहा था, लोगों को पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो SFIO में, साथ के साथ इसमें थोड़ा सा बहुत मुझे मत दीजिए जेब को, मैं आपको फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ। आज की बात नहीं कर रहा, आज तो 300 रुपये बोल रहा हूँ, उस दिन मैं बोला था फ्री में, फ्री की जो बात होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये फ्री में मैंने ये बताया था कि आप लोग जो है
एक बार तेलंगाना में और महाराष्ट्र में, मुंबई में हाई कोर्ट में जाके ऐसा डायरेक्शंस लाओ, ये देखो भाई हमें कर्नाटका में इससे फायदा हुआ है, आप इसको फॉलो करके मुंबई में तेलंगाना में क्यों फॉलो नहीं करते? इससे याजूज माजूज को प्रॉब्लम हो जाती है और ये मुझे ब्लैकमेलर और पागल बना देते हैं। क्या इसमें मेरी गलती है मेरे भाइयों बहनों? क्या मैं आप लोगों को गलतफहमी का शिकार बना रहा हूं? क्या मैं आपको मिसलीड कर रहा हूं? एसएफआई वालों ने गलत ट्रेन पकड़ी है। एसएफआई के क्लेम वाले जितने भी लोग हैं वो गलत ट्रेन पकड़ी है। उनको डिपॉजिटर्स की ट्रेन पकड़नी थी तेलंगाना में और महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने गलत ट्रेन पकड़ ली। कर्नाटका वालों ने सही ट्रेन पकड़ी है, क्योंकि टेक्निकली क्योंकि कर्नाटका में सही ट्रेन पकड़ चुके हैं। अगर एसएफआई वालों को मान लो कि 580 करोड़ सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि 580 करोड़ एसएफआई वालों को बोल देती है कि आप ईडी के साथ बातचीत करो और ये लोगों को पैसा दे दो करके, मान लो कि दे दिया, बाई चांस 1% भी चांस नहीं है, अगर बोल दिया समझो, हालांकि नहीं होने वाला क्योंकि वो कोर्ट का केस खत्म हो गया 18 अक्टूबर 2024 को स्टेट को दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी जो एमए डाली है नौयरा शेख वो सिर्फ बेल को लेकर के और पैसों को लेकर के चल रही है। वो वहां पे पैसा जमा नहीं करेगी, हम सबको पता है, वो दूर की बात है। लेकिन जब देर हो रही है, इतने साल हम लोगों ने चप्पल घिस लिए, तो और क्यों चप्पल घिसे गलत ट्रेन के अंदर बैठ के? सही ट्रेन डिपॉजिटर्स एक्ट की है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। आज भी वक्त है, आप लोग जाइए, मेरे पीछे मत आइए, आप खुद अपना काम करिए, एक वकील को पकड़िए, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है, आप लोग उसमें सोच करके देखिए, एक बार मेरी बात तो सुन के तो देखिए कि पागल क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के थक रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं हमेशा मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं। ये जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा मैं ही सही होऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत ही होऊंगा। आप लोग मेरी बात सुनिए, एडवोकेट को पकड़िए, एडवोकेट के पास जाइए, बात करिए और समझने की कोशिश करिए कि जो मैं कह रहा हूं उसमें एक एक बात का जो मैं बता रहा हूं टेक्निकल पॉइंट, क्या ये सही है या नहीं है, क्या हम लोग इसमें जो है रास्ता नहीं भटके हैं, क्या हम लोग गलत ट्रेन नहीं पकड़े, ये हमें मालूम करना है या नहीं है। जब मैं ये बोल रहा हूं तो याजूज माजूज जो है मेरा मुंह बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ बोल के कुछ भी बोल देते हैं, कभी ब्लैकमेलर, कभी जो है पागल बोल देते हैं, कभी 300 रुपए का भिखारी बोल देते हैं, कभी ये बोलते हैं 300 रुपए कमाने के लिए आया है। अरे मेरा हक है भाई, 300 रुपए, अगर 1 to 1 आपको मेरे से हेल्प चाहिए, आप मुझसे बात करके कुछ राय मशवरा लेना चाहते हैं तो 300 रुपए तो चार्ज होंगे भाई। अब उसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरी कोई गलती है? नीचे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप की लिंक दिया है, उसमें आप लोग एसएफआई वाले खासकर ज्वाइन करिए, वहां पे ज्वाइन करिए एसएफआई वाले जितने भी लोग हैं। इंशाल्लाह हम आपके पास बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो। क्या हुआ है आपके साथ? देखिए अभी देखिए ज्यादा दिन दूर नहीं है, फरवरी के महीने में आप लोग इनसे सवाल करोगे, मैं गारंटी के साथ कहूंगा, और ये लोग मुंह छुपाते फिरेंगे जैसे ये एमई डीएसए लोग अभी तक मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पहले तो सीना ठोक के खड़े थे, अभी तो वो मुंह छुपा के फिर रहे हैं क्योंकि आप पैसे नहीं दे रही है तुम्हारी। अब ये जो याजूज माजूज है मुंबई वाले, ये आपको क्या जवाब देंगे, क्या सूरत दिखाएंगे आपके सामने? क्या इनके पास इसका कोई इलाज है, कोई जवाब है? आपको सुलाया जा रहा है, नहीं नहीं रुको रुको जरा, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। क्यों बाद में? जब कर्नाटका में ऐसा काम हो चुका है, जब वहां हुआ है तो मुंबई में होना है, क्योंकि कर्नाटका इंडिया के अंदर ही है, मुंबई भी इंडिया के अंदर है, हैदराबाद भी इंडिया के अंदर है, तेलंगाना भी इंडिया के अंदर ही है, महाराष्ट्र भी इंडिया के अंदर ही है, कर्नाटका भी इंडिया के अंदर है। इसका मतलब क्या है? मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, आपका टीटी गलत है, आप गलत टीटी के पीछे मत जाओ। उसका मतलब ये नहीं कि ये टीटी को पकड़ो, नहीं, आप अपना पैसा बचाने की कोशिश करो। इससे ज्यादा मैं आप लोगों के सामने कुछ नहीं बोलूंगा। और हाँ, मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं अपने यूट्यूब चैनल में किसका फ्री में वीडियो डालूं, किसका मैं पैसा लेके डालूं,
अब पैसा लेके डालने के लिए भी क्या ये सही है पब्लिक के लिए, या इसमें मेरी बदनामी होगी? क्या ये अगर गलत कहती है, नोरा शेख बोलती है कि नहीं तुम असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वीडियो बनाओ, ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ वीडियो बनाओ और ये पैसे दे देगी तो मैं बना दूंगा वीडियो। क्यों बनाऊं भी मैं नहीं बनाऊंगा। ये हकीकत है इसकी। तो मैं वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए ये लोग बदनाम कर रहे हैं याजूद माजूद मिलके मुझे। मैं क्योंकि ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ नहीं बनाया, नोरा शेख से मैंने पैसे नहीं लिए। वीडियो तो देख चुके हो ना आप लोग, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में वो वीडियो भी डाल देता हूँ टैग करके। पुराना वीडियो देखिए जहां पे मैंने बताया नोरा शेख ने मुझे खरीदने की कोशिश की 40,000 रुपए में। मैंने साफ मना कर दिया उसको। मैंने पूछा डॉक्यूमेंट अगर सही है, तुम्हारे पास पूरा प्रूफ है तो लेके आओ, मैं ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। जब तक देखो ऐसे बिल्डर्स भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और शिमोगा के याजूद माजूद भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी गलत है। लेकिन मुंबई के याजूद माजूद जो है वो आप लोगों को बहरूपिये है, वो नोहरा शेख के लिए काम करते हैं। क्योंकि कल रात को उन्होंने ये पोस्टर ग्रुप में शेयर करके साबित कर दिया कि ये देखिए, ये पोस्टर दिखा के ये साबित कर दिए कि ये लोग आयशा असिस्टेंट जो है उनके साथ मिले हुए हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? आंखें खोलो, फरहान रशीद को भूल जाओ, याजूद माजूद मुंबई वालों को भूल जाओ। अपना मेहनत का पैसा, हलाल का पैसा रिकवरी करने के लिए क्या सही है, एक वकील को पकड़ो और काम करो। बस इतना कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। दुआ में याद रखिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, आपका फरहान रशीद। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो रिपोर्टर एक्स न्यूज आपका पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचा सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके एड्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप अपनी ब्रांड को नए लोगों तक ले जा सकते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें अभी कांटेक्ट करें 9154934318 पर। आपका सपोर्ट ना सिर्फ आपके बिजनेस को ग्रो करेगा बल्कि हमें भी अपना काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का मौका देगा। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो रिपोर्टर एक्स न्यूज आपका पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचा सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके एड्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप अपनी ब्रांड को नए लोगों तक ले जा सकते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें अभी कांटेक्ट करें 9154934318 पर। आपका सपोर्ट ना सिर्फ आपके बिजनेस को ग्रो करेगा बल्कि हमें भी अपना काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का मौका देगा। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो रिपोर्टर एक्स न्यूज आपका पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचा सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके एड्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप अपनी ब्रांड को नए लोगों तक ले जा सकते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें अभी कांटेक्ट करें 9154934318 पर। आपका सपोर्ट ना सिर्फ आपके